दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे कि अगर ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये बल्कि उन लोगों को भी हो रही है जिन्होंने वैक्सीन की ऑलरेडी दो डोजेज ली हुई हैं। लेकिन कईयों को तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिन्होंने थर्ड डोज ले ली है उनको भी ये इन्फेक्शन हो रही है। इस ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि ये ज़्यादा सीरियस नहीं होती, ज़्यादा सीवियर नहीं होती। अगर हम लक्षणों की बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें, तो काफ़ी मरीज़ों में टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद भी कोई लक्षण नज़र नहीं आता। लेकिन आमतौर पे इसके लक्षण बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी या कमज़ोरी, थकान, कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण जैसे छींके आना, नाक का बहना आदि होते हैं। बाकी के लक्षण जैसे स्वाद की शक्ति का कम होना या सूंघने की शक्ति का कम होना, ये इस इन्फेक्शन में नहीं देखी जा रही। इसी तरह ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम हो जाना, ये भी बहुत कम देखा जा रहा है। इस बीमारी को कंफर्म करने का पक्का टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट है या फिर RT-PCR टेस्ट है। लेकिन ये ओमिक्रॉन एक महामारी का रूप ले चुका है। ऐसे दौर में, ऐसे समय में जिस भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखते हैं उसे हमको यही समझना चाहिए कि इसको ओमिक्रॉन है, चाहे टेस्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। जिन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा सीवियर नहीं होती उनका इलाज घर पर ही हो सकता है। घर पर इलाज करने के लिए कुछ हिदायतें हैं। इन हिदायतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी इंसान का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या किसी को शक है कि उसे ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है तो उसे अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। खुद ही अपने आप को बाकियों से अलग कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो उसे एक हवादार कमरे में रहना चाहिए ताकि इस बीमारी के कीटाणु वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे ना हो सकें और बाकियों को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर दरवाजे या खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, बंद ही रखते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन या एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति इन मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको हो सके तो N95 मास्क पहन के रखना चाहिए या फिर डबल मास्क पहनना चाहिए। उनसे 2 मीटर की दूरी का फासला बना के ज़रूर रखना चाहिए। उन्हें बार बार अपने हाथ धोते रहना चाहिए या फिर उनको सैनिटाइज करते रहना चाहिए। जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाती है उन्हें अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन, बुखार, नब्ज़ और सांस की गति, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस बीमारी का जो भी इलाज है वो लक्षणों पर आधारित है। जिस मरीज़ को जिस तरह के लक्षण आते हैं उसको उसी तरह से दवा दी जाती है। जो मरीज़ जिनको कोई लक्षण नहीं आ रहा उनको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ हम ऑब्ज़र्व ही करते हैं, कोई दवाई नहीं देते हैं। सब मरीज़ों को आराम करना चाहिए। अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। उसके लिए खूब पानी पिएं, फलों का रस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, दाल या सब्जियों का सूप ले सकते हैं। अगर बुखार है, सिर दर्द है, शरीर दर्द है तो पैरासीटामोल की गोली 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम वाली अपनी ज़रूरत के हिसाब से
दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। पैरासीटामोल की गोली के जो कॉमन ब्रांड भारत में अवेलेबल हैं, जैसे क्रोसिन है, कालपोल है, पायरिजैसिक है या डोलो है, बहुत से ऐसे अनेक ब्रांड हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ज़ुकाम या छींकों के लिए आप सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन एम इसकी 1 गोली सारे दिन में ले सकते हैं। इसके कॉमन ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, जैसे एलर्टेक है, एलरसेट है, लीवोटेक है, टेक्जिन है, इस तरह के बहुत से ब्रांड हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर नाक बंद है तो आप कोई भी डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं, जैसे ऑट्रिविन है, सिनारेस्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर नाक में खुश्की है तो उसके लिए आप सेलाइन नेज़ल स्प्रे आते हैं, जैसे कि नेज़ोक्लियर नेज़ल स्प्रे, वो डाल सकते हैं, या फिर कोई ऑयल जैसे घर में देसी घी या कोई ऑयल नाक के अंदर लगा सकते हैं। गले में खराश के लिए पॉविडोन आयोडीन से गरारे कर सकते हैं, या आप नमक वाले पानी से भी गरारे कर सकते हैं। ये कॉमनली अवेलेबल है, जैसे बीटाडीन या वोकाडीन आदि आदि। स्टीम इन्हेलेशन या पानी की भाप लेना, ये दिन में 2 बार या 3 बार लें, ये भी बहुत असर करती है इस बात के लिए। सूखी खांसी के लिए चूसने वाली गोलियां या लोजेंजेस, जैसे सुआलिन है, कॉफलेट है या चेरी कॉफ है, ये चूस सकते हैं, या फिर लिक्विड दवाइयाँ जैसे एस्कॉरिल डी है, ज़ीडेक्स सिरप है, टस्क्यू डी है, इस तरह की कोई भी दवाई ले सकते हैं। कुछ देसी दवाइयाँ या ऐसे देसी काढ़े जो आयुष द्वारा रिकमेंडेड हैं, वो भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी या जिंक, इन चीज़ों का सेवन काफ़ी हेल्प करता है। इसी तरह नीम के पत्ते या हल्दी, इनका सेवन भी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और इन्फेक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी तकलीफ़ बढ़ रही है तो हो सकता है उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई हो, तो ऐसे मरीज़ों को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है। एंटीबायोटिक कौन सा देना है, कितना देना है, बेहतर होगा कि अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें। एंटीवायरल दवाइयाँ जैसे फेविपिराविर है, या जो नई दवाई आई है मोलनुपिराविर, इनका रोल अभी कंट्रोवर्शियल है। मोरओवर ये दवाइयाँ अगर बीमारी के शुरू में ही दी जाएं तभी इनका असर ज़्यादा आता है, लेकिन ये अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इनको मत इस्तेमाल करें। स्टीरॉयड्स, पिछले वेरिएंट्स की इन्फेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस वेरिएंट की इन्फेक्शन में इसका रोल कोई ख़ास नहीं है, इसलिए इसको मत लें। ये फ़ायदा देने की बजाय आपका ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली दवाइयाँ, ये भी कुछ खास लोगों में ही देने की ज़रूरत है, हर एक को इसकी ज़रूरत नहीं है, सो कृपया मत लें। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है और इवन जानलेवा तक भी हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे कौन से लोग हैं? नंबर 1 है वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। नंबर 2 है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कैंसर के मरीज़, किसी भी तरह का कैंसर है, उनको इससे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या
IBD है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या सोराइसिस है, इन लोगों को ज़्यादा सावधान होना चाहिए। नंबर 3 है वो लोग जिनमें पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की कोई बीमारी है, हार्ट अटैक है या कार्डियोमायोपैथी है या हार्ट फेलियर है। इसी तरह जिनको लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जैसे दमा है, COPD है या TB है। इसी तरह बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जो काफ़ी मोटे हैं, इन सब को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। इस बीमारी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं, अगर वो दिखें तो हमको जल्द से जल्द मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। इन साइंस को हम वार्निंग साइंस कहते हैं या खतरे के निशान कहते हैं या रेड फ्लैग्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बुखार। अगर किसी मरीज़ को पिछले 3 दिन से लगातार 101 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर बुखार रह रहा है तो हमको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। नंबर 2 है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर किसी मरीज़ में ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% यानी कि 93% से कम आ रही है तो उसको हमको इमीडिएटली किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। नंबर 3 है नब्ज़ या पल्स रेट। अगर ये 120 प्रति मिनट से ऊपर चल रही है लगातार तो उसके लिए भी हमको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। इसी तरह नंबर 4 है सांस की गति। अगर सांस की गति प्रति मिनट 25 से ज़्यादा आ रही है तो भी हमको ज़्यादा सावधान होना है। ऐसे मरीजों को अक्सर दिखता है जैसे उनको सांस चढ़ा हुआ है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, तो भी हमको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। नंबर 5 है मेंटल कन्फ्यूजन या दिमागी उलझन। अगर किसी मरीज़ को चक्कर से आ रहे हैं या वो बार बार बात को भूल रहा है या बार बार उसको नींद आ रही है, ये साइंस है मेंटल कन्फ्यूजन के। अगर ये भी आ रहे हैं तो भी हमको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। नंबर 6, अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है और वो 90 मिलीमीटर से कम आ रहा है तो हमको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। नंबर 7, अगर मरीज़ को पिछले 24 घंटे से पेशाब नहीं आया तो भी ये चिंता का विषय है। अगर मरीज़ में कोई भी इस तरह का साइन दिख रहा है जो वार्निंग साइन है तो हमको इमीडिएटली जल्द से जल्द उसको नज़दीकी कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जैसा वो गाइड करे उस तरह फॉलो करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सबके लिए लाभदायक होएगी और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है या आपके अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर अब कमेंट बॉक्स में लिखें या दी गई ईमेल आईडी पे लिखें, हमको इंतज़ार रहेगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद।